आज की क्लास ऑडिट की कल को ये बताता हूँ रिफ्रेशर वाले बच्चे कौन कौन से हैं। ओके जी, रिफ्रेशर वाले हैं। अच्छा भाई, अगर देखो शुरुआत करें इस चीज़ की कि भाई क्यों फेलियर आया, तो एक एक करके पूछना चाहता हूँ ताकि मुझे भी पता हो। 10 लोगों से पूछा, उनकी भी चीज़ें गैदर की, आपसे भी पूछते हैं ताकि वो डेफिशिएंसी पे काम करें ना। मतलब ऑल टुगेदर अगेन करना तो है, द लेट्स वर्क ऑन डेफिशिएंसी। पास पेपर की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हुई थी, चलो मेक सेंस। खुली साइड पे लगा दिया था आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे। ओके जी, बाकी प्रैक्टिस नहीं की थी। अच्छा ये यानी सर वॉइस, अच्छा जी वॉइस सही करनी है पहले आपके लिए। आई थिंक अब सही हो गई होगी, अब क्लियर आवाज। अच्छा जी, प्लीज सुनिएगा बहुत फोकस के साथ। देखो यार, ऑडिट में मैं जिससे सुनूं ना, अगर लेट से कल से जब मैं कॉल अटेंड कर रहा हूँ, अगर तो कर रहा हूँ, जितने लोगों से मिला, सही है, जितने लोगों से बात की, एक ही शिकवा कि सर ऑडिट का पेपर पूरा किया था बट मार्क्स आए मेरे 30, 35, 29, 25, 40, मुश्किल से कोई 45 वाला मिला मुझे। कोई है 45 वाला? 42, 45, ये बाकी सब 30 से नीचे हैं और 30 से 40 के बीच में है। आपके कितने आते? 30, 39, यानी इसी रेंज में थे। अच्छा, अब ये सोचो कि याद तो आप सबने किया होगा, क्लास तो आप सबने ली होगी, सही है जी, लॉजिक्स भी होंगी कि ये होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है। बट मसला क्या है? मसला ये है कि भाई मैं जितना अच्छा याद कर लूं, सही है जी, वो जो मुझसे पूछता है ना, मैं उसको लिख के नहीं देता, यानी उसका जवाब जो वो मांग रहा है मैं वो लिख ही नहीं रहा। ये कब सही होगा? जब मैं लिखूंगा। यानी देखो एक बात है, यहाँ पे इस क्लास की एक पॉलिसी होगी और आगे रहेगी भी। तुम ये ऑब्जर्व करना इंटायर टेन्योर में कि यार जब भी कोई टॉपिक कराया मैंने, उसके साथ साथ अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, सही है जी, वो बच्चे भी देखते हैं कि भाई मैं उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यानी भाई एक सवाल, एक कॉन्सेप्ट हो गया, उसका सवाल, फिर उसका सवाल ऐसे नहीं कि मैंने लगाया और मैंने बोला ये होगा। पहले मैं इन लोगों के व्यूज जानता हूँ कि भाई तुमने बताओ तुमने क्या लिखा। तो यार दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। और देखो तुमने अगर चेक नहीं करवाया ना, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, तुम फिर फेल हो जाओगे। तुम जितने अच्छे कॉन्सेप्ट ले लो, मेरा पूरा ऑडिट समराइज है, तुम देखना एक एक घंटे से ऊपर की क्लास नहीं लगाऊंगा मैं। और फिर मैंने आज ये भी पूछना था तुमसे कि अगर मैं प्रैक्टिस सेशन लगाऊं सिर्फ 1.5 आवर का अलग से, रात में ऑनलाइन लेंगे, तो क्या वो लोगे? सही है जी, हमें सिर्फ लिखना है, लिख के तुम्हें बताना है कि सर ये चेक कर लें हाथ के हाथ, ताकि हमें पास करा दें भाई। देखो तुम्हें और कोई चेकिंग करने वाला मिलेगा नहीं, तुम्हें चेकर मिलता है एग्जामिनर, फिर वो 6 महीने बाद फिर बुला लेता है। तो कहने का मकसद ये है कि चेक यहीं पे करवा लो, वहां पे जाके पास हो जाना, सही है जी। सर रिक्वायरमेंट समझने में और मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखने में प्रॉब्लम होती है। देखो सबसे शान से देखो एक बात समझो आप सब, मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर नहीं होता, आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। ये हम कोई फर्स्ट ईयर इंटर का पेपर तो नहीं है कि 10 नंबर का सवाल आया तो 5 पेज भर के आऊंगा तो नंबर मिलेंगे। वो 10 नंबर का सवाल पूछता है, सवाल का जो आंसर होता है वो 1 पेज का होता है। दैट्स इट। कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग की बात होती है यहाँ पे, तो उस चीज पे हमें काम करना है। अच्छा सर चेंजेस हैं ऑडिट में या सेम सिलेबस? सेम सिलेबस है जानी, सेम है, कुछ भी नहीं है। अच्छा अगर मैं वैसे देखूं, जब वापस ऑडिट आता है ना तो कुछ ऐसी फीलिंग होती है डरावनी सी, ये क्या, हाँ ये अब सही हो गया, ऐसी डरावनी सी फीलिंग होती है। क्योंकि ऐसे बच्चे भी देखे हैं मैंने, मैं हमेशा शरण की एग्जांपल देता हूँ, उसमें 2-3 बच्चे और ऐड हो गए हैं जिसकी 5वीं अटेम्प्ट होगी अब, 5वीं अटेम्प्ट ऑडिट की, बाकी सब फर्स्ट अटेम्प्ट में गया वो बेचारा, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, और एक की छठी है। तो जरा ये सोच लेना कि कैसा नाइट में है ऑडिट। हल्का नहीं लेना इस एग्जाम को, ये दिमाग का दर्द बन जाएगा, नहीं होगा पास। एक ही तरीका है पास करने का, ये बोल रहा है कि भाई सबसे पहले तो टेंशन नहीं लेने का। अच्छा अगर मैं सिर्फ याद करूं तो क्या करूंगा? फेल हो जाऊंगा। अच्छा याद क्या करना होता है ऑडिट में? जो बुक है प्रोसीजर, देखो यही तो गेम है, नहीं कुछ भी नहीं। याद करने की चीजें कुछ स्पेसिफिक हैं, वो मैंने आपको बतानी है। अच्छा जी, फिर मैंने कहा एक बच्चा ना क्लास में टीचर को सुन रहा है और सिर्फ लिखे जा रहा है। अच्छा मैं तुमसे ऑनेस्टली पूछूंगा, ऐसा वाह भाई तुम मुझे एक बात बताओ, मैं सब सब कराऊंगा शहर पे, आप लोग सुनना है पहले आप लोगों ने,
मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं, ऑनेस्टली बताना, ऑनेस्ट टू गॉड, कि जिन्होंने सिर्फ क्लास ली और क्लास में लिखा था? ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास ली और सिर्फ क्लास में लिखा? एक, मैं ऑनेस्टली, अपने आप से ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो फिर गए। ऐसे हैं बच्चे ना कि भाई जिन्होंने सिर्फ क्लास ली, क्लास में लिखा और क्लास में जो टीचर ने सवाल किया वो सॉल्व हो गया, अब हमने बोला आगे एग्जाम में देखेंगे। तो सर दैट मीन्स कि आपने सिर्फ लिखा है, आपने उस वक्त समझा। देखो ये रिप्लिकेशंस हैं ऑडिट की। ऑडिट में मसला ये है कि आपको जो टीचर उस वक्त समझा रहा है ना, आपको वो तो आता है, आपसे उस वक्त सवाल सॉल्व भी हो जाएगा, बट वो अगर 3-4 सिनेरियो से मिलके आएगा ना तो वो सॉल्व नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि आपने सिर्फ टीचर से समझ के लिखना नहीं है, उसको याद भी करना है। तो सर अच्छी अप्रोच क्या है? याद भी करना है, लिखना भी है, तब हम क्या होंगे? पास होंगे। अच्छा मैं तुम्हें याद कराता रहूं, बोलूं ये भी कर लो ये भी कर लो, पास हो जाओगे? जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि सवाल किस नौयत का आता है तब तक तुम पास नहीं हो सकते। अच्छा, और ये चौरंगी जो सबसे बेहतरीन चौरंगी है वो क्या है? याद प्लस बहुत सारा लिखना। मैं सबसे रिकमेंड ये करूंगा कि याद करो और बहुत सारा लिखो, तो गोल्ड मेडल नहीं एटलीस्ट पास हो जाओगे। और मैं कसम खा के कह रहा हूं, जो बच्चा सिर्फ याद करके गया है, आई हैव नेवर सीन अ सिंगल इंडिविजुअल जो पास हो गया हो। कोई भी एक बच्चा पास होते हुए मैंने नहीं देखा अगर वो लिखता नहीं है। देखो ये वो ऑडिट का जमाना गया, जो बच्चा रट्टा लगा के जाएगा गया, खत्म। मुझे बताओ, हम रिस्क के सवाल करते हैं। अभी मैं तुम्हारी टेस्टिंग करता हूं ना, कुछ बच्चों ने क्लासेस ली हुई हैं, कुछ से मैं पूछूंगा, तुम लोग रिस्क के सवाल में रिस्क आइडेंटिफाई करते हो, उसमें क्या कोई रट्टे का सवाल आता है या उसमें पूरा एक कॉन्सेप्ट, एक सिनेरियो होता है? सिनेरियो होता है, ऐसा ही है। तो उस सिनेरियो के तहत आपने उस चीज को आंसर करना है। तो सर पहली अप्रोच तो ये है हमारी क्लास की कि हमें याद भी करना है और लिखना भी है। चलिए जी शुरू करते हैं क्लास। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने अब तक क्या सीखा है तो प्लीज मुझे एक बात बताएं। अब जरा फोकस हो गया, ऑनलाइन वालों आप भी एक एक करके मैं पूछूंगा, वो मुझे जवाब देगा। आप बताएं मुझे, सही है जी, वैसे ही सीखने के लिए आप बताएं मुझे कि मैं किसी भी इदारे का ऑडिट करने ऐसे ही चला जाता हूं या उससे पहले कुछ करना होता है? प्लानिंग करनी होती है। अच्छा प्लानिंग में आई थिंक मुझे रिस्क असेस करना होता है। क्या होता है? रिस्क असेस। पार्टिसिपेट करना है, क्या करना होता है? रिस्क असेस करना होता है। चलिए जी, अच्छा मैंने कहा सुनिएगा समझिएगा, मैंने कहा लेट से इसको मैंने भेजा, मैंने बोला जाके भाई ये काम कर, रेवेन्यू को ऑडिट करके आ जाओ, सेल्स को। ये सिर्फ इनवॉइस चेक करके आ गया, यार अनेक बातें नहीं यार, ये सिर्फ इनवॉइस चेक करके आ गया और इसने बोला सर ऑडिट हो गया। ऑडिट इज नॉट अबाउट चेकिंग इनवॉइसेस। आप लोगों में से क्या ये आपको बात पता है कि हो सकता है कि उस इनवॉइस के अंदर मल्टीपल, इस एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हो। यानी अगर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कहा कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे बाइक भी देनी थी, सर्विसेज भी देनी थी, पर अब तक मैंने सिर्फ बाइक डिलीवर की है, तो रेवेन्यू से किसका होना चाहिए? बाइक का। बोल दीजिए आपका रिस्क ये है, बीइंग एन ऑडिटर आपका रिस्क ये है कि आपने रेवेन्यू का ऑडिट करते वक्त जो चेक करना था वो सिर्फ इनवॉइस चेक नहीं करनी थी, आपने ये चेक करना था कि उसके अंदर जो मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल की है, रेवेन्यू सिर्फ उसका बुक हुआ हो, उसके अलावा बुक ना हुआ हो। ये थी वन ऑफ द थिंग जिसको आपको कहते हैं रिस्क असेसमेंट। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी बैलेंस शीट, पीएनएल, डिस्क्लोजर सब आपको ऑडिट करना है, पर मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ही ऑडिट करोगे या पहले रिस्क असेसमेंट होगी? अच्छा रिस्क असेसमेंट होगी कैसे सर? आप पहले लेंगे अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग पहले किसकी लेंगे? एंटिटी की। अच्छा मैंने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली, मुझे पता लगा ये एंटिटी बाइक बेचती है। ये वो एग्जांपल्स है जो मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि सबको एक साथ कर लूं। एंटिटी क्या बेचती है? पर बाइक नहीं बेचती, बाइक के साथ 3 सर्विस भी देती है। पर मैं कह रहा हूं कि जो आज मैं पैसे अपने कस्टमर से ले रहा हूं वो बाइक प्लस 3 सर्विस के ले रहा हूं, तो मुझे रेवेन्यू बाइक बेचते वक्त से किसका रिकॉर्ड करना चाहिए? बाइक का, सर्विसेज का रिकॉर्ड। या फिर मैं कह रहा हूं तुम ऑडिट नहीं कर सकते जब तक तुम्हें ये अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो वो इसलिए कहता है पहले आप एंटिटी को समझो कि वो करती क्या है। बात क्लियर है? एक और चीज सुनिएगा, समझिएगा फोकस के साथ। भाई मैंने ये कहा बहुत फोकस से, मैंने कहा लेट से कि भाई मैं एक ऐसी इदारे का ऑडिट करने जा रहा हूं जो कि माल इंपोर्ट करती है, जो कि माल क्या करती है?
इंपोर्ट करती है। अच्छा, जैसे ही मैंने कहा कि भाई मैं एक ऐसे इदारे का ऑडिट करने जा रहा हूं जो कि माल इंपोर्ट करती है, तो मुझे एक बात बताओ, आपने तो बोला सही है भाई इंपोर्ट करती है, क्या रिस्क है यहाँ पे? रिस्क निकलता है एक्सचेंज गेन और लॉस का रिस्क है, क्योंकि हो सकता है कि उसने एक्सचेंज गेन को सही से रिकॉर्ड ना किया हो, ऐसा ही है। चलो एक और चीज, एक और चीज, मतलब ये वो सारी बातें जो तुम्हें आती है, एक रिफ्रेश करा रहा हूं चीज, सुनिएगा। फिर एक और चीज, मैंने ये कहा कि भाई मैं एक इदारे का ऑडिट करने गया, मैंने देखा कि उसके जो जीपी मार्जिन्स हैं वो कम हो रहे हैं और मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं। रिस्क है कि मेरी इन्वेंट्री क्या हो चुकी हो, ऑब्सोलीट हो चुकी हो, और मेरा पीपी क्या हो चुका हो, क्योंकि जो वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन है उसमें फ्यूचर कैश फ्लोज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अच्छा, ये आप प्लीज समझिएगा, मैं कह रहा हूं मैं ऑडिट कर ही नहीं सकता जब तक मैं ये सारी चीजें समझ लूं। अब एक और बात, तुम्हारी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री आ रही है, एक बेवकूफ बंदा क्या करेगा पता है, सुनना, वो जाएगा इन्वेंट्री को काउंट करेगा और मल्टीप्लाई करेगा रेट से, बोलेगा वेरीफाई हो गई। तो मैं कह रहा हूं दिस इज नॉट एक्चुअल ऑडिट। आपने देखना है उस इन्वेंट्री के अंदर ऐसी कौन सी इन्वेंट्री है जिसकी वैल्यू उसकी कॉस्ट से क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो वो तुम्हें कैसे पता लगेगा, जब तुम समझोगे, किसकी अंडरस्टैंडिंग लोगे, एंटिटी की और उसके एनवायरनमेंट की, कि माहौल में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर तो नहीं आ गए। देखो वो फिर कहता है आपको टेक्निकली एक चीज आइडेंटिफाई करनी है जिसका नाम है रिस्क। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? फिर वो कहता है कि आपको मसला कहाँ है ये तब पता लगेगा जब आप दो चीजों को समझोगे, एंटिटी को, एनवायरनमेंट को। एक एक करके और इसमें ऐड करता हूं, सुनिएगा। मैंने कहा कि इस कंपनी का जिसका मैं ऑडिट करने गया हूं, तुमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स पढ़े और तुमने देखा कि इसने सिग्निफिकेंट लोन लिया हुआ है और वो डेट कोवेनेंट्स ब्रीच हो गए। डेट कोवेनेंट्स का मतलब ये होता है कि लोन देने की शराइत वो आपने ब्रीच कर दी है, तो दैट मींस कि आपको लोन पूरा का पूरा वापस करना है। तो जाहिर सी बात है आपके पास पैसा अवेलेबल नहीं होगा, और अगर आपके पास पैसा अवेलेबल नहीं होगा तो आपका आ गया एक इशू जिसको मैं कहता हूं गोइंग कंसर्न का रिस्क। पर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग नहीं लेते तो आप तो ऑडिट करके आ जाते, आप शेयर होल्डर को ये कहते हैं कि ये कंपनी अगले कुछ साल चलेगी, जबकि ये अगले साल चल नहीं पाएगी। तो क्या ये गोइंग कंसर्न है या नॉन गोइंग कंसर्न है? ये नॉन गोइंग कंसर्न बन चुकी है, तो क्या गोइंग कंसर्न का इशू आ गया? पर मैं फिर आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या गोइंग कंसर्न का इशू आपको ऐसे ही पता लगेगा जब अंडरस्टैंडिंग लेंगे? अच्छा, अब एक एक करके इसमें ऐड करते हैं, यानी आपको सबके साथ एक साथ लेके आ रहा हूँ, फिर हम आगे लेके चलते हैं। दूसरी चीज, मैंने कहा भाई मैं एक ऐसे इदारे का ऑडिट करने गया हूँ, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स की एग्जांपल देता हूँ, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करने गया हूँ। किसका करने गया हूँ? अब जरा बात सुने, पंजाब अथॉरिटीज ने क्या किया, पंजाब अथॉरिटीज ने कहा कि भाई जो पंजाब में आप इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचते हैं ना, ये बात समझना, कहाँ बेचते हैं? पंजाब में। क्या बेचते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी। अब आप उसके ऊपर सेल्स टैक्स देंगे। ये किसको कह रही है पंजाब अथॉरिटीज? इंश्योरेंस कंपनी को, जिसका मैं ऑडिट करता हूँ। अच्छा बात समझिएगा, क्लाइंट ने, कंपनी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, यानी उसकी किताबों में सेल्स टैक्स पेबल भी आ रहा होगा ना। अभी मैं ऑडिट का एक समा बना रहा हूं ताकि आपको पता तो लगे अंडरस्टैंडिंग होती क्यों है। सुने, मैंने कहा कि भाई मैं जिस इदारे का ऑडिट करने गया हूं उसकी किताबों में सेल्स टैक्स पेबल आ रहा है। बेवकूफ बंदा पता है क्या करता है, सेल्स टैक्स के जो रिटर्न फाइल हुए वो होते हैं ना, वो चेक कर लेता है, बोलता है वेरिफिकेशन हो गई। आइडियली तो हो गई ना, देखिए मेरी बात समझिए इधर फोकस के साथ। मैं कह रहा हूं कि भाई अगर मैंने सेल्स टैक्स का रिटर्न देख लिया, ज्यादा अनेक बातें नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कहा मैंने सेल्स टैक्स का रिटर्न देख लिया, सही है जी भाई, सेल्स टैक्स मैंने पंजाब अथॉरिटीज को इतना पे किया है, तो टेक्निकली वेरिफिकेशन हो गई। तो मैं कह रहा हूँ ऑडिट इससे कहीं ऊपर है। ऑडिट में आपको देखना होता है अपना रिस्क, क्या ये सेल्स टैक्स पेबल कंप्लीट है, क्योंकि आपकी वन ऑफ असर्शन होती है क्या, कंप्लीटनेस। या साथ साथ बोलना, आपकी वन ऑफ असर्शन क्या होती है, पर उस कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए आपने कुछ रिस्क असेस करने होते हैं कि मसला क्या। देखो मैं कह रहा हूँ सेल्स टैक्स को ऑडिट करना मसला नहीं है, उसमें मसला क्या हो सकता है ये देखना है, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्क। और तुम्हें रिस्क तब पता लगता है जब तुम समझते हो। किसको समझते हो? एंटिटी को और एनवायरमेंट को। बात समझे, मैंने एंटिटी को तो समझा कि वो इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचती है, पर मैंने एनवायरमेंट पर नजर नहीं रखी
मार्केट में न्यूज आई, एसईसीपी की साइट पे या पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटीज की साइट पे एक एसआरओ पब्लिश हुआ, एक लॉ पास हुआ जिसके अंदर ये बोला गया इंश्योरेंस कंपनीज को कि तुम्हें सेल्स टैक्स हमें पे करना है, जबकि उसने वो लायबिलिटी रिकॉर्ड तो कंपनी ने तुम्हें नहीं बताया ना, कंपनी ने तुम्हें, पर ये तुम्हें कैसे पता लग सकता है? जब तुम एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लोगे, जब तुम क्या करोगे, रिस्क असेस करोगे। देखो मैं ये कह रहा हूं कि आइजर 315 जो है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है, बच्चे इसको बहुत हल्का लेते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में अभी वो सकलैन आया मेरे साथ, मेरी टीम का बंदा, मैं तुम्हें बताऊं, उसको मैंने जिंदगी आराम की हुई 2 महीने से प्लानिंग करवा रहा हूं उससे। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आपको पता हो कहाँ कहाँ क्या मसला हो सकता है। अगर मेरी प्लानिंग परफेक्ट है तो मुझे बताओ क्या मैं ऑडिट गलत कर सकता हूँ? अगर मेरी प्लानिंग परफेक्ट है तो क्या मेरा ऑडिट गलत हो सकता है? उसके चांसेस क्या हो जाएंगे? आप कह रही हो कर सकते हैं, तो इतनी प्लानिंग कर रहा हूँ उसके बाद भी गलत करूंगा, ये तो नाइंसाफी है ना, बात समझें। फिर मैंने एक चीज कही, एक एक करके एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैंने एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली, मुझे वहां से क्या पता लगा? रिस्क पता लगा। क्या रिस्क था? अंडर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल। क्या रिस्क था? एक और चीज प्लीज समझिएगा फोकस के साथ, मतलब ये सारी एग्जांपल्स हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ से मैं लिंक कर रहा हूँ। अच्छा भाई, तो क्या आप ये मानते हैं कि ऑडिट शुरू करने से पहले मुझे रिस्क पता लगाना है? अच्छा, रिस्क आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि मेरी पूरी बैलेंस शीट पीएनएल में कहाँ कहाँ मसला हो सकता है, और वो कहाँ कहाँ मसला तब आपको पता लगेगा जब आप अंडरस्टैंड करेंगे किसको, एंटिटी को। क्योंकि यही 2 चीजें आपको बता रही होंगी, क्योंकि कुछ ऐसे मसले होंगे जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी लाइन आइटम को क्या कर रहे होंगे, इम्पैक्ट कर रहे होंगे, या तो ओवर स्टेटमेंट का रिस्क या तो अंडर स्टेटमेंट का। चलो मैं तुमसे एक एक करके पूछता हूँ। इंश्योरेंस कंपनीज पे एक और रिक्वायरमेंट है, सॉल्वेंसी मेंटेन करने की। क्या मेंटेन करने की? अब मैं ये जो एग्जांपल देता हूँ ना, उसको फोकस होकर सुना दो। रीजन, वो सवाल मैं कभी भी उठा के कोई भी इंडस्ट्री पूछ लेगा, ऑडिट पे क्या कोई जब्त है कि कहीं से नहीं पूछ सकता? पूछ तो कहीं से भी सकता है, ऐसा ही है ना। तो मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को कहा गया कि भाई आपने सॉल्वेंसी मेंटेन करनी है। सॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि आप अपनी लायबिलिटीज से 10 गुना ज्यादा एसेट्स को रखें, क्योंकि कोई क्लेम आ गया। क्लेम का मतलब क्या होता है? भाई मैंने इंश्योरेंस कराई है, अगर मेरी गाड़ी ठुक गई तो मैं क्या बोलूंगा, इंश्योरेंस को बनवा के दो। तो मुझे एक बात बताओ, वो क्लेम आएगा किसके पास आएगा? इंश्योरेंस कंपनी। मैंने बात समझना मेरी, इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम आएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी को सॉल्वेंसी मेंटेन करनी है 10 टाइम्स, अदरवाइज उसका लाइसेंस छीन लिया जाएगा। ये तुम्हें कंपनी ने नहीं बताया, तुमने लॉ एंड रेगुलेशन को समझा, एनवायरनमेंट को रीड किया, तुम्हें वहां से पता लगा कि हो सकता है कि रिस्क है कि इसने सॉल्वेंसी मार्जिन को मीट, तो ये रिस्क है। तुम्हें देखो, तुम ऑडिट करने जा रहे हो, तुम्हें चीजों पे फोकस करना है कि ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है, तब तो तुम्हारा ऑडिट सही होगा। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि क्या गलत हो सकता है तो क्या ऑडिट सही कर पाओगे कभी जिंदगी में? सर कभी जिंदगी में ऑडिट सही नहीं हो पाएगा। चलो इसकी एक और एग्जांपल, वैसे ही मतलब पूरे प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल्स दे रहा हूँ। एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई हमने एक अच्छा खासा चंक इंश्योर किया हुआ है इंटीरियर सिंध में, वहां पे फ्लड्स आ गए। वहां पे क्या आ गए? फ्लड्स आ गए। भाई कंपनी की किताबों में, इंश्योरेंस कंपनी की किताबों में अलॉन्ग विद तमाम एक्सपेंसेस एक बड़ा एक्सपेंस होगा क्लेम एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? जैसे प्रीमियम इनकम होती है वैसे क्या होता है? क्लेम एक्सपेंस। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप लोगों को ये बात पता है कि ये कंपनी इंश्योरेंस देती है और इंटीरियर सिंध में इसका इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो ज्यादा है, तो आपसे मैं ये पूछता हूं कि क्या रिस्क है अंडर स्टेटमेंट का? देखें मैंने ये कहा, मैं इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करने गया, इंश्योरेंस कंपनी का पीएनएल सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं बनता, प्रीमियम और क्लेम एक्सपेंस बनता है। प्रीमियम रेवेन्यू होता है और क्लेम एक्सपेंस होता है, सही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं बेवकूफ बंदा हुआ ना, मैं सिंपल क्या करूंगा, जो लोगों के क्लेम आए ना मैं उसको वेरीफाई करके आ जाऊंगा। यानी फॉर एग्जांपल आकाश का क्लेम आया, आकाश का क्लेम का चलो भाई पे हो गया, खत्म। दिस इज नॉट ऑडिट। ऑडिट क्या है कि इस क्लेम में क्या मसला हो सकता है। मैंने बोला आओ सिखाता हूं तुम्हें। मैंने कहा तुम मार्केट गए, तुमने न्यूज देखी कि भाई अभी फ्लड आए थे, अभी फ्लड्स आए थे। अच्छा फ्लड्स आए थे तो वैसी बात है नुकसान हुआ है। अच्छा अगर उन लोगों ने इंश्योरेंस करवाया होगा तो क्या अपनी जेब से देंगे, इंश्योरेंस कंपनी के पास आएंगे?
तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए ना कि अंडर स्टेटमेंट, अब तुमने कैसे मुंह से निकाला कि अंडर स्टेटमेंट और क्लेम एक्सपेंस, तो फ्लड तो वहां है, कंपनी पे क्या ताल्लुक है उसका? वेरी गुड, क्लेम एक्सपेंस आ सकता है क्योंकि आपका पोर्टफोलियो वहां मौजूद था, आपने उन लोगों को इंश्योर किया हुआ। तो भाई मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप ऑडिट बगैर रिस्क आइडेंटिफाई किए कर सकते हैं? देखें अब आपका दिमाग क्या कैसे चलेगा। आपने बोला भाई मुझे एक बार बताओ, पिछले साल के मुकाबले में इस साल एक्सपेंस क्या होना चाहिए? क्या तुम्हें मैनेजमेंट कह रही है, तुम्हें खुद पता है? कैसे? एनवायरनमेंट को समझा मैंने, माहौल में देखा चल क्या रहा है, और देखो माहौल में कुछ भी चल रहा हो, पहले आपने देखना उस माहौल का मेरी कंपनी पे क्या इम्पैक्ट है। बात समझ आ रही है? अगर बाहर कुछ और हो रहा है जो मेरी कंपनी से अनरिलेटेड है, तो वो मेरी कंपनी को इम्पैक्ट, आपने एनवायरनमेंट की वो अंडरस्टैंडिंग लेनी है जो मेरी कंपनी से रेलेवेंट है। चलो अब तुम्हें मैं एक हिंट देता हूँ, प्रैक्टिकल ऑडिट सिखा रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, मैं बैंक का भी ऑडिट करता हूँ, बैंक का काम क्या होता है? लोन देना। बैंक का काम क्या होता है? लोन देना। लेट से मैंने मोदी वाला को लोन दे दिया, एग्जाम्पल, तो बेवकूफ ऑडिटर क्या करेगा? बोलेगा यार बैंक का काम लोन देना है, उसने एंटिटी को तो समझ लिया, अच्छा मैंने उसको लोन दिया, ये मुझे ये पैसे वापस करेगा, सही है जी। अच्छा मैंने वेरिफिकेशन करनी है, मैंने कहा भाई AMK लिमिटेड ने या XYZ बैंक ने मोदी वाला को लोन दिया, इसने लोन के डॉक्यूमेंट्स लिए, बोला साइन हो गया। मेरी एक अजम्पशन होती है वैल्यूएशन, मेरी एक अजम्पशन क्या होती है? क्या मेरा इसको लोन देना एसेट है? एसेट है नहीं है? वेरी गुड। अच्छा मुझे देखो मैंने क्या किया, इसको लोन दिया, लोन के डॉक्यूमेंट्स देखे, पैसे जाते हुए देखे, लोगों ने कहा ऑडिट हो गया। दिस इज नॉट ऑडिट। मैंने अंडरस्टैंडिंग ली, मुझे पता लगा ये इंटीरियर सिंध लाड़काना में रहता है, वहां पे इसकी दुकान जो है वो डूब के तबाह बर्बाद हो गई, और ऐसे के इसके जैसे 15 लोग और हैं जिसको लोन दिया हुआ है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ क्या इसकी पेइंग कैपेसिटी है? तो क्लाइंट तुम्हें बता ही नहीं रहा, तो आपका जो रिसीवेबल है वो क्या हो गया? बैड डेट हो गया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको ये कैसे पता लगा यहाँ ये मसला हो सकता है? तो दैट मीन्स कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाते हैं तो आप ऐसे सारे तमाम मसले, बहुत सुकून से समझना, ऐसे तमाम मसले आप समझते हैं, उसको एक जगह लिख लेते हैं, एग्जाम में वो मसले आपको लिख के देता है और बोलता है बताओ इस मसले से मेरा रिस्क क्या है, और रिस्क क्या है मतलब किस किस लाइन आइटम पे इम्पैक्ट है। चलो अब गेम खेले, मैं कुछ पूछूंगा तुमसे, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, तो बीच में कोई नहीं बोलना, सही है? क्योंकि तुम लोगों के लिए काइंड ऑफ रिवीजन है। सही जी, वापस से बिस्मिल्लाह करता हूं मैंने ये कहा मैं एक ऐसी जगह ऑपरेट कर रहा हूँ, ऐसी जगह ऑपरेट कर रहा हूँ, सही है जी। मैं जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ वो हाईली रेगुलेटेड है, हाईली रेगुलेटेड मतलब इतना सा भी भंड मारा ह्यूज पेनल्टी आ जाएगी, सही है जी। तो बेक क्या रिस्क है? ऑनलाइन वाले बता सकते हैं। बेक मैं ऐसी जगह ऑपरेट कर रहा हूँ, ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ जिसमें उस कंपनी ने, लेट से फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने अगर कोई दवाई का ड्रग बनाते हुए कोई भंड मार दिया ना, अच्छी खासी पेनल्टी खाएगा। तो मैं उस इदारे का ऑडिट करते हुए क्या रिस्क है? नहीं आता तो बोल दे, नहीं आता उस्ताद पास कर दे, नहीं आता मोती वाला। यानी डिस्क्लोज नहीं किए। अच्छा यानी ये भी बच्चे ये बता रहे हैं, वैसे आप लोग सब बताएं कि इसकी बात से एग्री करते हैं। तो अंडर स्टेटमेंट और पेनल्टी का रिस्क होगा। व्हाई यू आर सेइंग अंडर स्टेटमेंट? अच्छा अब ऑडिट करने का तरीका क्या, सुनो, क्या मैं ऐसे ऑडिट करूं जो मैनेजमेंट बोल रही है पेनल्टी है उसको वेरीफाई करके आ जाऊं, या कुछ और भी सोचूं? अच्छा पहले आपने रिस्क असेस करना है कि रिस्क क्या है, क्योंकि ऐसे इदारे में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिसको आप ऑडिट करने जा रहे हैं जो हाईली रेगुलेटेड है, वहां पे रिस्क होता है किस चीज का? कि वहां पे पेनल्टीज क्या हो, ज्यादा हो। तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। बात क्लियर है? पक्का? चलिए जी, पहली चीज को हमने साइड में लगा दी, यानी सिर्फ दो रिस्क थे इस पे, एक नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पेनल्टी एक्सपेंस और दूसरा अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंस। बात क्लियर है? चलें जी आगे जी। लाइसेंस कैंसिल होगा तो गोइंग कंसर्न का भी रिस्क है, सही है? वो सारे, अच्छा देखो ये तुम्हें कैसे पता लगता है कि ये इसलिए होता है ताकि आप अवेयर रहें। तो वही तो मैनेजमेंट नहीं कर रही होगी, वही तो ऑडिटर का काम है।
तुम्हारा रिस्क है ना, वही तो ऑडिट है। कोई तुमसे पूछे तुमने ऑडिट क्या किया, सुनो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि ऑडिटर का भी ऑडिट होता है जी, ऑडिटर का भी ऑडिट आईकैप करता है वो, कि आपने क्या किया। अब लेट से मैं XYZ बैंक का ऑडिट करता हूँ या फार्मास्यूटिकल का, सुने उसमें कोई फ्रॉड निकल आया, आईकैप आ गया और जो हमारे पास ये नैप वगैरह है हमारे पास पहुंच गई भाई, ले गए उठा के थाने में, बोला बता भाई तूने कैसे ऑडिट किया था। मैं मासूम की तरह बैठा हुआ, मैंने बोला भाई पेनल्टी एक्सपेंस उसने रिकॉर्ड किया था, उसने स्टेट बैंक को पे किया था, मैंने वेरीफाई कर लिया। तो तालियां बजाई वहां पर 5-6 लोगों ने मिलकर, वाह भाई वाह क्या ऑडिट करके आया तूने सिर्फ उसको वेरीफाई कर लिया, रिस्क असेसमेंट की थी। मैंने कहा रिस्क की क्या बात है, जो लिखा हुआ है उसको मान के आ गया। बोला भाई यही तो गेम है, जो लिखा हुआ है उसको मान के नहीं आना, उसको ऑडिट करना, ऑडिट का मतलब उसको चैलेंज करना है। तो सर फिर वो बोल रहा है कि भाई तुम्हें बताऊं चैलेंज कैसे किया जाता है, तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स पढ़ो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स में लाजमी पेनल्टी की बातें हुई होंगी। एक और चीज फिर वो कहता ही है कि आपका जो रेगुलेटर है ना उससे आप कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करो। उससे कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे, उसके फोन से फोन लगा दो, नहीं उसकी ईमेल्स की डिटेल ले लो। यानी हम उसको बोलेंगे जो आपको स्टेट बैंक से जितनी भी ईमेल आती है ना वो सब हमें फॉरवर्ड करो, और वो मना नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास ये ऑडिटर की पावर है कि हर चीज वो आपको बताएगा जो इदारे तक की हो, ऐसा नहीं पर्सनल चीजें पूछ रहे हो, सही है। अच्छा ऑल टुगेदर एक बात मुझे एक बात, अच्छा अब्दुल मोइस कह रहे हैं सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है फिर भी लायबल है। देखिए एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है तो जो रीजनेबल एश्योरेंस है उसको रीजनेबल काम तो करना है ना। मुझे एक बात बताओ, मैं गया ऑडिट करने, मैं सिर्फ पेनल्टी को वेरीफाई करके आ गया, ये क्या रीजनेबल है? रीजनेबल तो ये है कि आप पहले देखें कि उसमें मसला क्या हो सकता था, दिस इज कॉल्ड ऑडिट। अच्छा ऑल टुगेदर पहले सब बच्चों ये बात बता दें कि क्या ये बात क्लियर होती है कि व्हाई डू वी अंडरस्टैंड एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, और उससे पीछे आओ क्या ये बात समझ आती है मैं रिस्क असेस क्यों करता हूँ, क्यों? नहीं तो ऑडिट तो वैसे भी हो सकता है, पता नहीं चलेगा मसला क्या हो सकता है, बात क्लियर है। तो आपने पहले ये देख लेना है मेरे फाइनेंशियल के हर लाइन आइटम पे क्या क्या मसला हो सकता है, बात क्लियर है, पक्की बात है। चले जी ओके, यहां तक हमने कह दिया। अच्छा फिर वो कहता है कि आपने जो रिस्क आइडेंटिफाई करना है, वो रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए आपने इंटरनल कंट्रोल को भी समझना है। किसको समझना है? सुनिएगा, आप लोगों ने अपने अपने लेवल पे किया भी होगा इंटरनल कंट्रोल, मैं खाली यहाँ पे एक बस ऐसे ही रिकॉल करवा रहा हूँ। सुनिएगा, इंटरनल कंट्रोल का मतलब ये है कि इदारे ने अपने कंपनी के अंदर क्या क्या ऐसे मेजर लिए हुए जो फ्रॉड या एरर होने से रोकें। मेरी बात पे फोकस करना, मैं क्या कह रहा हूं, इदारे ने अपनी कंपनी के अंदर कौन कौन से ऐसे मेजर्स लिए हुए हैं जो फ्रॉड या एरर होने से रोके। बात समझिएगा, मैंने कहा कि भाई वो क्या है, अभी सुनते हैं जरा समझते हैं इस बात को। मैंने कहा लेट से एक इदारा है, सही है जी, वो सेल्स रिकॉर्ड कर रहा है, सेल्स, जैसे ARTT की एग्जांपल ले लो। मैंने कहा ARTT में आप आते हैं, आप फी पे करते हैं, हमारी क्या हो जाती है वो सेल, बच्चा आता है एंटर करता है, हमारी क्या हो जाती है सेल हो जाती है। मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूं कि अगर, प्लीज सुनिएगा, अगर यहाँ पे बाहर कोई बंदा नहीं बैठा हुआ चेक एंड बैलेंस के लिए कि अंदर कौन आके क्लास ले रहा है, तो क्या हमारा रेवेन्यू ओवर स्टेट होगा या अंडर स्टेट? अंडर स्टेट। भाई ऑनलाइन वालों आप भी बताएं। मैंने कहा कोई कंट्रोल नहीं है, सुनेगा फोकस के साथ। मैंने कहा भाई बाहर मैंने कोई बंदा नहीं बिठाया, ना वो चेक कर रहा है कि आपने फीस पे की है या नहीं की है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, आप ऑडिटर बन के सोचें कि ARTT का रेवेन्यू अंडर स्टेटेड होगा या ओवर स्टेटेड? अंडर स्टेटेड होगा, ये लोग कह रहे हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं ऑनलाइन वालों को जल्दी से बता दें। अंडर स्टेटेड होगा, नवीद कह रहे हैं सर अंडर स्टेटेड। अच्छा देखो अंडर स्टेटेड इसलिए होगा क्योंकि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए था वो हो नहीं रहा, क्योंकि हमारे इंटरनल कंट्रोल क्या है, वीक है। तो मुझे इदारे के इंटरनल कंट्रोल को भी समझना है कि इदारे ने अगर कुछ मेजर्स नहीं लिए हुए तो रेवेन्यू का मसला है। रेवेन्यू का मसला क्या है, माहौल की वजह से या इदारे के अपने इंटरनल कंट्रोल की वजह से? चले अब एक और चीज, अब उसको थोड़ा प्रैक्टिकली से लिंक करते हैं।
एक बच्चे ने बोला कि मैं इंस्टॉलमेंट में फी पे करूंगा। सुनिएगा सुनिएगा पहले पूरी बात। एक बच्चे ने बोला मैं इंस्टॉलमेंट में फी पे करूंगा। किसमें पे करूंगा? इंस्टॉलमेंट में फी पे करूंगा। एक बच्चे ने एक इंस्टॉलमेंट पे की, उसके बाद हम उसको पूछ ही नहीं रहे, उसके बाद हम उसको पूछ नहीं रहे। मैं आपसे ये बात पूछता हूं कि जब तुम ARTD का ऑडिट करने जाओगे तो क्या उसके रिसीवेबल बैलेंस में कोई मसला होगा? कैसे होगा? कैसे ओवरस्टेट होगा? भाई मैं तो ऐसे भी तो ऑडिट कर सकता हूँ। मोदी वाले ने बोला इंस्टॉलमेंट ले लो, उसकी 2 इंस्टॉलमेंट की, मैंने खाली फॉर्म देख लिया, हाँ भाई पहली इंस्टॉलमेंट आ चुकी है, दूसरी आ जाएगी, और कोई फॉलो अप करने वाला नहीं है, तो क्या ये कभी पे करेगा? नहीं। तो दैट मीन्स कि आपको ये कैसे पता लगा, आपको ये कैसे पता लगा कि ये रिसीवेबल में मसला हो सकता है? जब आपने किसको समझा? तो सर दैट मीन्स कि मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, आप ऑडिट कर ही नहीं सकते जब तक आप रिस्क असेस कर लें। और रिस्क असेस करने के लिए कितनी चीजें करनी है? एंटिटी को समझना है, एनवायरनमेंट को समझना है, इंटरनल। अब देखो गेम समझ आया इंटरनल कंट्रोल को क्यों समझना है? कि इंटरनल कंट्रोल को समझने की लॉजिक ये है कि इदारे में अगर किसी चीज पे मेजर ही नहीं लगाया तो वहां पे क्या हो सकता है? मसला हो सकता है। चलो एक और एग्जांपल मैं आपसे ये बात पूछता हूँ। एक इदारा है, सही है जी, वो कोई फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बेचता है, सही है जी, अच्छा डेयरी कह दो, सही है जी, आगे सुनो, ब्रेड वगैरह ये वो, अच्छा उसकी जहां पे वेयर हाउस है वहां पे कोई चौकीदार नहीं है, तो क्या मसला है? भाई मैं कह रहा हूँ तो मसला क्या है? चोरी का इशू है। अच्छा अगर मैं इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिंक करूं तो जो मुझे मैनेजमेंट कह रही है मेरी इन्वेंट्री भरी हुई है, क्या वो इन्वेंट्री वाकई होगी? अब ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है, अंडर स्टेटमेंट? ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है। ओवर स्टेटमेंट का रिस्क इसलिए है क्योंकि वो इन्वेंट्री पूरी नहीं होगी, वो गायब हो चुकी होगी, वो एग्जिस्ट। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या ये आपको माहौल से पता लगा या इंटरनल कंट्रोल को समझ के? पहले तो बात समझ आई। एक और चीज, इदारे के पास बैलेंस शीट में, वो इधर बातें नहीं, इदारे के पास बैलेंस शीट में कैश भी तो होता है। अच्छा बात समझिएगा, बहुत फोकस होकर समझिएगा, कैश भी होता है, मुझे कैश को भी देखना है, मुझे ऑडिट तो सबको करना है ना। अच्छा भाई जब आपने इंटरनल कंट्रोल को समझा तो आपको वहां पे एक बात पता लगी कि जहां पे कैश मौजूद होता है वहां पे कोई लॉकर वगैरह नहीं है, हर कोई चक्कर लगाते हुए जा सकता है। तो क्या वहां पे कैश के थेफ्ट का रिस्क है? अच्छा तो कैश की ओवर स्टेटमेंट का मसला है, अंडर स्टेटमेंट? ओवर स्टेटमेंट का मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको ये रिस्क किसी ने बताया या इंटरनल कंट्रोल को समझ के पता लगा? आप देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वाकई हुआ होगा, मैं कह रहा हूँ हो सकता है। तो देखो बीइंग एन ऑडिटर आपने ये 3 चीजें करनी है। इन 3 चीजों के बाद आपके पास हथियार आ जाएंगे। अब बात समझिएगा, मैं लिंक करने लगा हूं, प्लीज सुनिएगा, बहुत अहम बात कह रहा हूं यार, सुनना। ये 3 चीजें करने के बाद आपके पास वेल इक्विप्ड रिस्क आ गया। आपको ये पता होगा मेरी बैलेंस शीट में P&L में यहाँ पे ये मसला है, 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 तो ऑडिट भी अकॉर्डिंगली करोगे उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, और कोई आपको चैलेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने अप्रोप्रिएटली काम किया है। और आप तो ये बताओगे मैं लोगों को मैंने काम शुरू ही नहीं किया था जब तक मैंने ये इंश्योर नहीं कर लिया कि मैं रिस्क आइडेंटिफाई कर चुका हूं। चले जी, मैंने कहा वंस यू हैव आइडेंटिफाइड रिस्क, समझिएगा, रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करते हैं? ऑडिट। क्या करते हैं जी? ऑडिट। अच्छा जी बात समझिएगा, क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने रिस्क जो आइडेंटिफाई कर ली है उसके बाद मैं करने लगा ऑडिट? अच्छा जब ऑडिट करूंगा तो अज्यूम करो जब मैंने ऑडिट कर लिया तो अब मैंने डायरेक्शनल ऑडिट किया होगा या नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल कब होता? जब रिस्क असेस, एग्जांपल दे रहा हूं, कनेक्शन बनाते हैं ना। मैंने कहा कि भाई एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर व्हाट इफ अगर मैं ये कहूं आप लोगों को, सब बच्चों को, कि मैं रेवेन्यू का ऑडिट करके आ जाता और मुझे ये पता ही नहीं होता कि ये इदारा बाइक के साथ 3 सर्विस भी देता है, तो वो इदारा 3 की 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की रेवेन्यू बुक करके बैठा होता, जबकि रेवेन्यू से किसका बुक होना चाहिए था? तो आप तो बेवकूफ बन के आ गए, आपने ऑडिट सही, क्योंकि आपको पता नहीं था रिस्क वहां हो सकता है। दूसरी चीज,
आप पेनल्टी एक्सपेंस को वेरीफाई करके आ गए, जबकि आपको ये रिस्क था कि वो पेनल्टी एक्सपेंस अंडरस्टेट हो सकता था। जब नहीं होगा तो आप देखेंगे भी नहीं उसको, दैट मीन्स कि मैं चेक भी नहीं करूंगा। बात क्लियर है? अच्छा, मैंने कहा कि भाई मैंने इंटरनल कंट्रोल को समझा था, कोई बंदा फॉलो करने वाला नहीं था, तो क्या मैंने इम्पेयरमेंट चेक की होगी या इग्नोर कर दी होगी? इग्नोर, बैड डेट्स क्यों इग्नोर किए होंगे मैंने? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि रिस्क हो सकता है। पर हाँ, अगर मुझे पता है कि रिस्क है तो क्या मैं बैड डेट एक्सपेंस को चेक करूंगा? और वो चेक तब करूंगा जब मुझे पता होगा कि यहाँ मसला हो सकता है। तो पहले हमने मसले देखने, फिर उसको क्या करना है? ऑडिट। मैंने अभी ऑडिट नहीं सिखाया, पर मैंने कहा व्हाटसोएवर द केसेस, आपने ऑडिट कर लिया, जैसे आप एग्जाम देते हैं तो फाइनल क्या आता है? रिजल्ट। फाइनल क्या आता है? रिजल्ट। उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? ऑडिट रिपोर्ट। यानी टेक्निकली अल्टीमेट जो डिलीवरेबल है, जो डिलीवर करना है आपने, वो क्या है? ऑडिट रिपोर्ट। यानी सर दैट मींस कि यहां से यहां तक का सफर आसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है। अब मैं जरा ब्रीफ कर देता हूं आप लोगों को। मैंने रेगुलर के बच्चों को रिस्क असेसमेंट सिखा दी है, इनका इंटरनल कंट्रोल चल रहा है, सही है जी। पहले तो दो ऑप्शन देता हूं, फिर मुझे बताओ, फिर मैं आगे ले जाता हूं। ये तो मैंने रिकैप करा दिया आपको, ताकि आप लोग रिफ्रेशर वाले थे, कुछ कुछ चीजें आपको बता दी, मैंने एडिशनली लिंक कर दी। दो ऑप्शंस हैं, या तो प्लानर बना के तुम सुन लोगे या लाइव करा दो। नहीं, पर लाइव का मतलब ये है कि फिर बैठोगे आके यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूँ बोल के सब घर से ले रहा हूँ। दो ऑप्शन दे रहा हूँ वापस से, तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, और मैं कसम खुदा की इस पे मैं अटल रहूंगा इस बात पे, ये चीजें मैं करा चुका हूँ, ये चीजें कोई वेटेज रखती है 35 से 40 नंबर, ये तुम लोगों को वैसे भी पता है। रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, एनालिटिकल प्रोसीजर, बहुत ही डिटेल ये कर चुके हैं। दूसरी बार पूछ रहा हूँ, लाइव या रिकॉर्डेड? लाइव, मैं करा दूंगा लाइव, सही है जी। तो फिर साइमल्टेनियसली दो क्लासेस चलेंगी, एक आप लोगों की अलग क्लास चलेगी और एक आपकी मर्ज क्लास चलेगी। मर्ज क्लास में मैं ऑडिट रिपोर्ट कराऊंगा, और जिसको चाहिए रिवीजन तो वो वापस से पीछे वाली क्लास में आके बैठ गया, सही है जी। तो ये स्टडी रहेगी, तो अकॉर्डिंगली टाइम टेबल में भी वैसे लगेगी, आपको समझ आ जाएगा, सही है जी। अच्छा भाई, सर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट याद भी रहता है बट रट्टा नहीं लगता। आप बताते हैं कि कहाँ याद करना है, कहाँ याद अभी बताते हैं ना। अच्छा, जैसे ये पूछ रहा है याद करने का, ऑडिट रिस्क में मैंने तुम्हें कुछ याद करवाया, उसमें याद नहीं करना, साइड में लगा दिया। एनालिटिकल प्रोसीजर में कुछ याद करवाया, याद करनी है तुम्हें। रिस्क और एनालिटिकल में दो चीजें जो मैंने लिखवाई थी, वो बुक में लिखी हुई है, मैं अलग से मार्क करा दूंगा। वो क्या थी? ड्राफ्टिंग की टेक्निक। ये होगा तो ये लिखना है, ये होगा तो ये लिखना है, बस वो तुम्हें करना है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अच्छा, कोई मुझसे पूछे सर इंटरनल कंट्रोल करना है याद? यस, इंटरनल कंट्रोल 100% याद करना है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो याद करना है वो भी बताऊंगा, जो नहीं करना वो भी बताऊंगा। आगे जी चले, बिस्मिल्लाह, इधर देखिएगा, ये बिल्कुल रिफ्रेशर बैच है जी। हाँ, इंटरनल कंट्रोल अलग से इनको वहां, अच्छा देखो एक चीज यार, ये भी क्लियर कर लो, जानी इधर 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 सुनो। जैसे ये बच्चा कह रहा है कि सर हमारा इंटरनल कंट्रोल की कुछ साइकिल्स बाकी हैं, जैसे ही मैं इन लोगों को इंटरनल कंट्रोल के वहां करीब पहुंचा दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा? मर्ज कर दूंगा। इन अ मीनवाइल आपकी अभी ऑडिट रिपोर्ट चलेगी, सही है जी। अच्छा, अब एक 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 फ्रेमवर्क बनाते हैं, सुनो। पहले मैंने एक चीज कही, मैंने कहा आप ऑडिट कर सकते हैं रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट कैसे होगी? अंडरस्टैंड करके, किस चीज को? एंटिटी को और इंटरनल कंट्रोल को। आगे सुने, मैंने कहा जैसे ही मुझे पता लग गया मसले क्या क्या हो सकते हैं, फिर उन्हीं मसलों को मैंने क्या करना है? ऑडिट करना है। क्योंकि अगर आपको मसला पता नहीं होगा तो ऑडिट करना पॉसिबल नहीं है। चलो, मैंने कहा आप समझें, आपको ऑडिट सिखा दिया, इसको हम कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर, क्योंकि मैंने अभी सिखाया नहीं है, हम सीखेंगे नमीन वाल बड़े डिटेल में, न्यू भी सीखेंगे। मैंने कहा व्हाट इफ मैंने ऑडिट कर लिया तो मुझे कुछ चीजें पता लगेंगी, या तो सही होगा या तो गलत होगा। अभी आपने वैसे सही गलत ही कहना है, क्योंकि जो रिफ्रेशर वाले हैं उनको कुछ जार्गन पता होंगे, क्वालिफाइड, ये वो अभी भूल जाते हैं उसको। आप समझेंगे आप जीरो से स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जब मैंने ऑडिट किया तो नताए आएंगे, या तो पास या तो फेल, तो वो दोनों किस में बताना है? ऑडिट रिपोर्ट में। किसको देते हैं ऑडिट रिपोर्ट? शेयर होल्डर। किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स को। चलें जी, शुरू करते हैं पहला टॉपिक अपना, सर ऑडिट रिपोर्ट का। बिल्कुल हमारा आपके साथ ही होगा। चले जी इधर,
ऑडिट रिपोर्ट है बड़ी डिटेल और इसके 15 नंबर पक्के हैं, यानी आप कुछ भी कह लो, पूरे सिलेबस से कुछ भी उड़ा दो, रिपोर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये फाइनल डिलीवरेबल है, इससे सवाल आता ही आता है। बात समझिएगा। आयजा 700 मुझे बताता है दो चीजें, और वो दोनों मैंने इसमें सीखनी है। ये हमें बताएगा कि भाई ऑडिट रिपोर्ट में आता क्या क्या है, ऑडिट रिपोर्ट में आता क्या क्या है, और फिर बताएगा ये आपको कि अगर हालात वाकया चेंज हो गए तो उस ऑडिट रिपोर्ट में चेंज क्या आएगा। लेट्स से जब आपका कैफ पास हो जाता है, चलो पास होते हो तो क्या लिखा हुआ आता है, कैफ स्टेटस पास। कुछ पेपर पास होते तो परमानेंट यानी चेंज हो जाता है ना, तो कुछ हालात वाकयात होते हैं तो वो रिपोर्ट आपकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो भाई यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है कि जब कुछ हालात वाला वाकयात होंगे तो क्या रिपोर्ट सेम रहेगी या वो तब्दील हो जाएगी। अब वो हालात वाकयात क्या होते हैं वो भी देखते हैं, तो आप पहले सुकून से इनका जवाब दे देते हैं। बिल्कुल रेगुलर वालों को ही पढ़ा रहा हूँ जानी, आप सब अभी साथ हैं। इंटरनल कंट्रोल कंप्लीट नहीं हुआ मालूम, मैंने बताया कि वो मैं सबके साथ कराऊंगा, इनको आगे लेके आगे। सही है जी। सुने जी वापस से फोकस के साथ। पहली चीज मैंने कहा, हमने रिस्क असेसमेंट की, हमने ऑडिट किया, नताइज आ गए। नताइज किसके जरिए बताऊंगा सर, ऑडिट रिपोर्ट के जरिए नताइज बताने मैंने, मेक सेंस। फिर मैं आपको कह रहा हूं ये आयजा जो मैं अभी खोलने लगा हूं, जो मैं समझाने लगा हूं, ये मुझे दो चीजें बताता है कि ऑडिट रिपोर्ट में होता क्या क्या है, और जब कुछ हो गया तो उस रिपोर्ट के कौन से एलिमेंट पे क्या आएगा, चेंज आएगा। मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं, मैं गारंटी से कहता हूं ये लोग कराते भी नहीं, करा देते हैं। जरा बात समझना, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्यों है ये। सवाल की पूछने का तरीका क्या है उसका जरा समझना, सवाल के पूछने का तरीका वो सवाल में पूछता ये है कि भाई ऑडिट रिपोर्ट दे देगा और बोलेगा कि भाई आइडेंटिफाई करें कि इसमें गलतियां क्या क्या है। अच्छा, आप गलतियां आइडेंटिफाई कब कर पाओगे, जब आपको पता हो कि उस ऑडिट रिपोर्ट में आता क्या क्या है। तो क्या आपको नहीं लगता कि मुझे एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पता होने चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज वो ये बोलेगा ये सिनेरियो है और बताओ इससे मेरी ऑडिट रिपोर्ट के कौन से एलिमेंट पे इफेक्ट आएगा। तो सर वो सिनेरियोस क्या मल्टीपल होंगे, डेफिनेटली यस, मल्टीपल सिनेरियोस होंगे। तो हमारी अप्रोच क्या है, हमारी अप्रोच ये है कि सबसे पहले मैंने आपको करवाना ही है कि ऑडिट रिपोर्ट में आता क्या क्या है, फिर उसके बाद हम एक एक एलिमेंट को उठाएंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगर ये सारे वाकयात हो गए तो क्या आप ये कह रहे हैं सर वो सारे वाकयात याद करने होंगे। यस, डेफिनेटली यस। अगर आपने वो याद नहीं किए आप सवाल को ड्राफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो सर मैंने अप्रोच क्या रखी, मैंने अप्रोच ये रखी कि पाकिस्तान, ICAW, व्हाटसोएवर जितनी भी अकाउंटिंग बॉडीज हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं, उन सब के सिनेरियोस को एक जगह कर दिया और उसकी समरी बना दी है। ये सिनेरियो होगा तो ऑडिट रिपोर्ट पे ये इंपैक्ट आएगा, ये सिनेरियो होगा तो ऑडिट रिपोर्ट पे ये इंपैक्ट आएगा। उसको हम प्योर रटा नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे मेमोराइजेशन हल्की सी, कि आपको सिनेरियोस को पता होना चाहिए। आगे फिर मैंने ये कहा भाई इसके बाद वो सिनेरियोस क्या हो सकते हैं, वो सिनेरियोस क्या हो सकते हैं। पहली चीज, एक मिनट रुकिएगा यार, ये रहा। अच्छा भाई वो सिनेरियोस क्या हो सकते हैं, जरा फोकस होके देखिएगा। पहला सिनेरियो, क्या अगर गलती आइडेंटिफाई हो गई तो क्या रिपोर्ट सेम रहेगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा जरा बात समझिएगा, जब पास होते हैं तो नतीजा कुछ और, जब फेल होते हैं तो नतीजा कुछ और। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे भी अगर कोई गलती आइडेंटिफाई हुई तो फिर रिपोर्ट में क्या चीजें सेम रहेंगी, चेंज हो जाएंगी। पर क्या मैंने आप लोगों को अभी ये सिखाया कि किस तरीके से चेंज होंगी, मैंने एक चीज भी सिखाई नहीं है। आगे
या तो मुझे सबूत ही नहीं मिला। ये कैसे हुआ भाई? आप ऑडिट करने गए, इसने बोला कि भाई जरा डेटा दे दो, वो दे ही नहीं रहा। तो क्या अब ये तो क्या हो गई स्कोप लिमिटेशन। तो क्या इस केस में रिपोर्ट बिल्कुल सही वाली देंगे या कुछ और देंगे? यानी मेरे एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे क्या आएगा? इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, एक कंपनी है जो चलती रहेगी, एक कंपनी है जो अगले 12 महीने में बंद हो जाएगी। तो क्या वो गोइंग कंसर्न है, नॉन गोइंग कंसर्न? नॉन गोइंग कंसर्न है, तो उस केस में रिपोर्ट सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? तो ये वो हालात वाकयात हैं जो कि अगर हुए तो आपकी रिपोर्ट का जो नक्शा है वो क्या हो जाएगा। अच्छा, अब यूं कहूं मैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, रिपोर्ट का एक बेसिक नक्शा है जिसको हम कहते हैं बेसिक एलिमेंट्स। उस बेसिक एलिमेंट्स में क्या हो सकता है? चेंज, कुछ हालात वाकयात की वजह से। उसमें से पहला हालात वाकयात क्या है? गलती आइडेंटिफाई हो गई। दूसरा हालात वाकयात क्या है? कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या चल रहा है, ऑडिट ही नहीं कर पा रहा मैं। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ डेटा या सबूत नहीं मिल रहा। मैंने कहा तीसरा क्या है? गोइंग कंसर्न के इश्यूज हैं, कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है, लिटिगेशन चल रही है। तो उस केस में ऑडिट रिपोर्ट में आपने क्या करना है वो आपको सिखाऊंगा। अच्छा भाई, तीसरे तरीके का सवाल क्या आएगा? वो बोलेगा मुझे तुमसे रिपोर्ट नहीं पूछनी, ये सिनेरियो है, मुझे बताओ इस सिनेरियो में तुम अगर फर्म में होते तो ऑडिट रिपोर्ट के इस सेक्शन को कैसे लिख के बताते। ये कितने नीचे के सवाल हो गए? 3। जरा बात समझे। पहला, क्योंकि देखो मैंने जब इंटरनल कंट्रोल कराया तुम लोगों को तब बताया सवाल कैसे आता है, फिर दिमाग भी उसी डायरेक्शन में चलता है। मैं कह रहा हूं सवाल पूछने के कितने तरीके हैं। पहला, ऑडिट रिपोर्ट पूरी दे देगा, बोलेगा इसमें क्या निकालो। अच्छा, फिर वो पॉसिबल कैसे? जब उसके एलिमेंट्स मुझे पता हो और कुछ हद तक याद हो। जब एलिमेंट्स मुझे पता हो और कुछ हद तक याद हो। मैंने कहा पहली चीज साइड में कर दी। मैंने कहा उसने तुमसे पूरी ऑडिट रिपोर्ट में गलतियां नहीं पूछी, उसने सिनेरियो दिया, पूछा कि इस सिनेरियो से रिपोर्ट के किस एलिमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो वही बात हो गई कि हमें पहले एलिमेंट समझने हैं, फिर उसके सिनेरियो समझने हैं। फिर मैंने एक और बात कही, मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि बोले भाई सब खत्म, आप ये सिनेरियो ले, और बोलेगा नहीं कि ये सेक्शन का, देखो पहला सवाल क्या होगा, सिनेरियो देगा, बोलेगा बताओ कि ये सेक्शन इस सिनेरियो पे कौन सी रिपोर्ट पे कौन सा सेक्शन कैसे लिखते हैं। यानी अब लिखवा भी तुमसे रहा है कि भाई ये सिनेरियो है, इस सिनेरियो में अगर तुम फर्म में होते तो ऑडिट रिपोर्ट के सेक्शन को लिखा कैसे जाता। तो अगर मैं तुमसे बेसिक बात पूछूं, इस पूरी ऑडिट रिपोर्ट को अगर 15 नंबर की वेटेज दी गई और कंपलसरी दी गई है, तो वो इसलिए दी गई है क्योंकि ये फाइनल आपके पास से वो चीज है जो किसको जानी है, शेयर होल्डर को। तो ऐसे नीचे के सवालों को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में आता क्या क्या है। बात क्लियर है? चले जी, हमने कहा ये तो वही सिनेरियो में स्टेटमेंट हो गई, तो ये ड्राफ्ट करके दे दो। आगे जी, बड़ी अहम चीज, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो कहता है सबसे पहला कंटेंट रिपोर्ट की हेडिंग होती है। रिपोर्ट की क्या होती है? हेडिंग होती है। और हेडिंग में क्या लिखा होता है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। बात समझिएगा ये क्यों कहा गया। लेट से मैं कागज के पन्ने पे लिख के दे दूं कि हमने रीजनेबल एश्योरेंस दे दी है, तो क्या शेयर होल्डर मान लेगा? नहीं। शेयर होल्डर को ये चाहिए कि मैं जो ऑडिटर हूं वो इस कंपनी से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंस के तरीके समझाता हूं। अगर मेरी बेगम उस कंपनी में डायरेक्टर है, क्या मैं ऑडिट कर सकता हूं? एथिकल इश्यूज आ गए। क्या इश्यूज आ गए? जो जिंदगी में हमें कुछ नहीं बोलने देती, तो क्या वो ऑडिट के दौरान कुछ बोलने देगी? नहीं। ये तो बहुत बड़ा थ्रेट हो गया। तो सर दैट मीन्स कि मैं ऑडिट तमीज से नहीं कर पाऊंगा। पर पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये बात पिक हो रही है कि ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट में सबसे पहला एलिमेंट क्या है? आपको बताऊं एग्जाम में ऐसा मतलब बेवकूफ बना के निकलेगा ना, रिपोर्ट देगा बोलेगा गलतियां निकालो, तुम सबसे पहले चुनेंगे ना ऊपर वाली चीज मिस करोगे। ऑडिटर्स रिपोर्ट लिखा होगा ऊपर, तुम बोलोगे यहाँ रिपोर्ट तो लिखा हुआ है,
क्या लिखना चाहिए? ये वो बारीकियां हैं ऑडिट की जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। ये आईसीएडब्ल्यू के सवाल आए हुए हैं, आईसीडब्ल्यू के एग्जामिनर ने उनके अपने बच्चों को सही किया है। नो वन नोज दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ऑडिट रिपोर्ट लिखना लाजमी है या इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट लिखना लाजमी है? तो ये वही अहम बात है कि आपने हेडिंग किसकी चिपकानी है। अच्छा, और जब आपने इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट का ऊपर तस्करा किया तो दैट मीन्स कि फिर आपने वाकई में इंडिपेंडेंट रहना है कि कल को अगर कोई भंड निकला तो कंपनी को तो बाद में लग देंगे, पहले जिसने साइन किया बोलेंगे आ जाओ भाई, तुमने तो लिखा, तो तुम कौन थे? अच्छा, तुम इंडिपेंडेंट लिखे बगैर तुम रिपोर्ट दे दो, एक्सेप्ट करेगा? क्यों? क्योंकि वो इस चीज पे एग्री ही नहीं करेगा। शेयर होल्डर बोलेगा भाई तुझे अपॉइंट ही इसलिए किया था ताकि तू इंडिपेंडेंट और चीजें निकाल के दे मुझे, क्योंकि मैं तो 24 घंटे कंपनी में होता नहीं हूँ, कंपनी तो मैनेजमेंट चलाती है। हमने आपको अपॉइंट किया, तो आप भी अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो ऐसे तो मैं खुद ही कर लेता या मैनेजमेंट के किसी बंदे को बोल देता, जो कि अलाउड नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया पहला कंपोनेंट। हम आज मतलब सारे तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली चंक्स में करेंगे और इसके सवालात भी करेंगे। पहले कंपोनेंट को देखो जरा, मैंने एक बताने के लिए आपको, सिर्फ समझाने के लिए, एक में रुकिएगा, अभी आ रही है। अगर मैं ये देखूं, यहां पे फोकस होकर देखना, ये रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है हल्का फुल्का सा, प्लीज देखिएगा इधर। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। देखो रिपोर्ट यहां से शुरू होती है, तुम दुनिया की कोई भी रिपोर्ट निकाल के देखो, गूगल पे सर्च कर लेना, सबसे पहले क्या लिखा होगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। और इंडिपेंडेंस का मतलब समझ आ गया कि हम ये बता रहे हैं कि हम इस कंपनी से क्या है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कंपनी लॉ जिसने दिया उसको ये पता होगा, या तो आई थिंक उसमें जो ऑडिट का चैप्टर है वो निकल गया आई थिंक, क्योंकि वो ऑडिट में ही करना है तुमने। अगर मेरे इस कंपनी में शेयर्स हैं तो क्या मैं ऑडिट कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए। दैट मींस कि ऑडिट करने से पहले यू हैव टू सेल योर शेयर्स। बात क्लियर है? दैट्स व्हाई इंडिपेंडेंस निकलती है यहाँ से। अच्छा देखो, वैसे ही बता देता हूँ, दो कंपोनेंट करने पे बाकी अगली क्लास में, सही है जी। दूसरा कंपोनेंट ये है कि आपने एड्रेसी ढूंढना है कि किसको एड्रेस हो रही है। शेयर होल्डर। क्यों एड्रेस ही क्यों लाजमी है? क्योंकि आप, जिसने आपको अपॉइंट किया है उसी को। अच्छा फॉर एग्जांपल तुमसे पूछता हूं, तो ये क्लास ओवर करते हैं। बाज औकात शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है ऑडिट की, कंपनी को लोन चाहिए। कंपनी को क्या चाहिए? लोन चाहिए। बैंक ने आपको अपॉइंट किया, बोला भाई इसका ऑडिट करके दो, तो अब एड्रेस ही कौन है? क्यों? बस ये बात, एड्रेस ही लाजमी नहीं है शेयर होल्डर होगा, एड्रेस ही वो होगा जिसने आपको अपॉइंट किया है। तो एड्रेस ही एज एप्रोप्रिएट होता है, एड्रेस ही एज एप्रोप्रिएट होता है। बात समझ आई? तो देखो यार, अगर देखो एक बेवकूफ बंदा क्या करेगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट देख के आ गया, बोलेगा वीआईपी सब सही है, नीचे से एक लाइन लिख देगा वो कि यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो आपने एड्रेस किसको करना है? डायरेक्टर्स को। क्यों? अपॉइंटमेंट किसने की है? डायरेक्टर ने। देखो लाजमी नहीं है ना कि स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, लाजमी थोड़ी ना। हो सकता है डायरेक्टर ने आपको अपॉइंट किया हो इसलिए कि वो एडिशनल किसी ब्रांच को ऑडिट करवाना चाह रहा हो, तो अब आप डायरेक्शन किसको दोगे? डायरेक्टर्स को। यानी आपने एड्रेस ऑफ डायरेक्टर, देखो लॉजिक ये कहती है एड्रेस ही एज एप्रोप्रिएट, जिसने मुझे अपॉइंट किया मैं इसको एड्रेस करूंगा, दैट्स इट। बात क्लियर है? पक्की बात है। चलें जी, इसको यहाँ तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। और अगली क्लास बहुत अहम होगी क्योंकि इसमें सारे हिस्से खोल दूंगा रिपोर्ट के। ठीक है जी, ओके जी, जज़ाकल्लाह। कल भी है बिल्कुल। अल्लाह हाफिज।